हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ज्योमेट्री ज्यामिति। तो ज्यामिति में कौन सा पार्ट आता है? रेखा, कोण, किरण, बिंदु, ये सारे जो है वो सब के सब कोण, कोण के प्रकार जो होंगे, उसके बाद अपन ट्राइंगल पढ़ेंगे। ये सब के सब पार्ट किसके अंदर आएंगे? ज्योमेट्री में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो एज इट इज, मैं वो का वही पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाने वाला हूँ। टाइम जरूर निकालना, अच्छे से पढ़ना, एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, तो समय निकाल के जरूर पढ़ना, जल्दबाजी में मत पढ़ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने क्लास में पढ़ाता हूं एज इट इज आपको पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले मैं क्या चीज पढ़ाता हूं, तो पहले तो मैं बता दूं अपन पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या? बिंदु क्या चीज है? बिंदु बोले तो पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, उसके बाद आता है किरण क्या है, फिर रेखा क्या है, फिर आता है रेखा खंड क्या है। ठीक है, देन आता है एंगल, कोण क्या है, और देन अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। क्लियर? चलो, तो किरण, किरण का मतलब क्या होता है? रे। और फिर रेखा, रेखा का मतलब क्या होता है? लाइन। और रेखाखंड, रेखाखंड मतलब होता है सेगमेंट। और कोण, कोण मतलब एंगल। और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कहां से? बिंदु से। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिंदु। तो सबसे पहला क्या बोला मैंने? पॉइंट बोला है, तो पॉइंट का मतलब ही वही है, पॉइंट मतलब बिंदु। अब बिंदु से क्या मतलब है? तो इसके लिए बोला जाता है कि एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अगर दो बिंदु हो तो दो बिंदुओं के बीच में केवल और केवल एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। दो बिंदुओं के बीच में हो तो, अदरवाइज आप इधर सिंगल पॉइंट से चाहे जितने खींचो, उससे कोई मतलब नहीं है। दो बिंदुओं के बीच में एक सिंगल लाइन ही खींची जा सकती है। बिंदु जो है, बिंदु के ऊपर कोई ज्यादा डिटेल नहीं आ सकती। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है किरण। कि किरण क्या होती है उसके लिए। तो किरण क्या है? किरण को तो आप जानते होंगे कि किरण कौन है। अपने गणित में किरण का क्या मतलब है, उस किरण की बात करें तो किरण का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, किरण का सबसे अच्छा एग्जांपल वो होता है सूर्य की किरणें। ठीक है, सूर्य की किरणें। अब सोचो, सूर्य की किरणें बोलते हैं, सूर्य की कभी आपने रेखाएं नहीं सुनी होगी कि सूर्य की रेखाएं आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है। तो अब आता है किरण किसे कहते हैं, तो बस वही पॉइंट समझो कि सूर्य है और सूर्य से निकलने वाली जो रेज है वो अपन क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिसका कोई ओरिजिन पॉइंट हो, जिसका किसी पॉइंट से शुरुआत हो, तो किसी बिंदु से चलकर अगर अनंत तक जाती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? किरण। मतलब वो लाइन बोला मैंने कि इस तरह की लाइन जो जा रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां से किसी बिंदु से शुरुआत हो और अनंत तक जाती हो, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्लियर? चलो आगे देखो, आगे है रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा, रेखा मतलब लाइन। तो किरण जो होती है वो किरण क्या होती है? किरण अगर किसी से जाती है तो एक ही तरफ जाती है। ठीक है, चल रही है तो एक ही तरफ है। लेकिन रेखा जो है, रेखा का ऐसा नहीं है, रेखा उधर भी जा सकती है और रेखा का मोड़ बदल जाए तो इधर भी जा सकती है। इसका मतलब हुआ कि रेखा, लाइन किसे कहते हैं? लाइन जो दोनों विपरीत साइड में, अपोजिट साइड में, विपरीत दिशाओं में अनंत तक जा सकती है, वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? तो विपरीत दिशाओं में अनंत तक जाए वो रेखा है। और अगर ये आए वर्ड कि रेखा खंड क्या होता है, तो रेखा खंड क्या है? तो देखो, रेखा अगर हर कहीं चली जाएगी तो लोग उसके क्या करेंगे? परिवार वाले टुकड़े कर सकते हैं। रेखा हर कहीं जाए, दोनों साइड में, इधर भी इधर भी, तो लोग क्या करेंगे? उसके कर देंगे टुकड़े। तो रेखा के क्या कर दिए? टुकड़े, मतलब खंड। तो क्या बन गया? सेगमेंट। और सेगमेंट का मतलब है कि अपन जो ये लाइन बनाते हैं ज्योमेट्री में, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब है कि ये इंफिनिटी तक है, ये कितने भी जा सकती है। लेकिन अगर उसको अपन लिमिट में कर दे, मतलब हुआ कि 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, तो अगर आप लिमिट में कर देते हो तो लिमिट में करने के बाद वो क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। जिसकी मात्रा सीमित हो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसा बोल सकते हो। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, दो बिंदुओं के बीच में खींची जाने वाली रेखा रेखा खंड कहलाती है, फिर वो रेखा नहीं कहलाती, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच में सीमित हो गई है। क्लियर? ये होता है रेखा खंड। चलो आगे आते हैं, आगे है कोण। तो ये एंगल क्या होता है? तो कोण किससे बनता है? कोण रेखाओं से मिलकर बनता है या कोण किरण से बनता है? तो ध्यान रखना, किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें जो होती है वो मिलकर, मतलब जिस पॉइंट में मिलती है उसके कारण क्या बनता है? कोण बनता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? आपकी भाषा में, याद रखने की भाषा में समझाता हूँ। रेखा हर कहीं जा रही थी, तो रेखा इधर उधर सब तरफ जा रही थी, इसलिए रेखा के कर दिया खंड। और रेखा के खंड करने के बाद कोण ने मना कर दिया कि अब मुझे तो रेखा नहीं चाहिए। तो फिर रेखा और किरण में दो थी, तो इसलिए फिर इसने क्या बोला कि मुझे तो किरण से काम चला लूंगा। इसलिए यहां पर यू समझो। ठीक है, याद रखने का मतलब है, आप किरण और रेखा अगर पढ़ रही हो तो आप अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, सिर्फ ये है कि यहां से दो किरणों के बीच में जो जगह बनती है उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? कोण।
ठीक है। अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोण के कोण क्या क्या हो सकते हैं, अपन उसकी बात करें तो अब शुरुआत होता है टॉपिक यहां से कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट कोण कौन से होते हैं, ठीक है। टाइम निकाल के दोस्तों पढ़ना, ठीक है। हर एग्जाम में लगभग बहुत सारे एग्जाम में बहुत काम आएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला वाला कोण। अब सबसे पहला कोण क्या हो सकता है, तो समझो ऐसे यहां पर सारे कोण बने हुए, कहां से कहां तक, यहां से लगाकर यहां तक जो राउंड है, इस राउंड का मतलब कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पूरा कोण बना हुआ है। अब आते हैं एक एक इसके बीच में कोण कौन से बनेंगे। तो यहां से यहां वाला जो कोण बनता है, जैसे मैं बात करूं ये वाला, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, तो ये इस तरह से छोटा एंगल क्या कहलाता है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा हुआ दोस्तों, न्यून कोण हुआ जो 0 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री बस पहुंचने वाला है कि गाड़ी रुक गई। तो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, वो वाला एंगल क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद है कि अगर माना कि ये 90 डिग्री तक जाने ही वाला था लेकिन रुक गया, अगर 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री हो जाए तो उसका क्या नाम है, तो 90 डिग्री होने पर उसको बोला जाता है समकोण। समकोण मतलब हो गया राइट एंगल, ठीक है। समकोण मतलब राइट एंगल। तो समकोण तो आप सबको पता है, कोई नई चीज नहीं बताने वाली, कि यहां से ये जब भी इस तरह से हो लाइन बिल्कुल सीधी, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, दोनों के बीच में यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर बनने का मतलब ही इसे अपन क्या कहते हैं, समकोण। तो अपन पहुंच गए यहां तक, तो यहां से शुरुआत हुई, यहां तक पहुंच गए। अब है उसके आगे की बारी, तो आगे की तरफ देखते हैं। देखो ये वाला हो गया। अब अपन को बनाना है एंगल, तो यहाँ 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। अब 90 डिग्री से बड़ा हो तो ये समझो ऐसे वाला, तो यहां से इधर वाला ये 90 डिग्री बन जाए, सॉरी 90 डिग्री से अधिक बन जाए, मतलब एंगल ये वाला बन जाए, तो इसे क्या कहते हैं, तो इस कोण को दोस्तों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण और अधिक कोण। और आराम से साथ में बैठे बैठे आप नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। साथ में पढ़ रहे हो, बिल्कुल इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, नोट जरूर बना लेना ताकि आपके काम आए। एक एक चीज लिखते रहना मेरे साथ साथ। तो ये है अधिक कोण। अब अधिक कोण का मतलब क्या हुआ, अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से तो बड़ा हो गया लेकिन अभी 180 तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा कोण और 180 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है, ऑब्वियस एंगल, अधिक कोण, ठीक है। और डिजाइन कैसे बनेगी, तो डिजाइन इस तरह से कुछ यहां से ये वाला जो थीटा है कोण, वो अधिक कोण कहलाता है। उसके बाद आते हैं कि यहां से ये गाड़ी यहां तक पहुंच गई, अगर इस लाइन को सीधी कर दी जाए ये वाली, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा। तो अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो अब देखो, अगला मैं बोलता हूं सीधा करने पर, तो सीधा करने पर क्या नाम आता है दोस्तों, सीधे वाले को बोलते हैं सीधी लाइन, सीधा सीधा सीधी लाइन, सरल मतलब सरल कोण। और सरल कोण को और बोलते हैं हिंदी में ऋजु कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण। और सरल कोण का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ऋजु कोण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेट एंगल का मतलब है एक सीधी लाइन। सीधी लाइन जहां बन रही है, इस सीधी लाइन पर जो यहां सेंटर में आप कोण बनाओगे, ये वाला जो कोण होगा, ये कोण कितना होता है 180 डिग्री, मतलब सीधी लाइन बन गई है। तो सीधी लाइन जब भी बने, आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही हो तो आप थोड़ी भावनाओं को समझ लेना, ठीक है। सरल रेखा पर बना कोण, तो सरल रेखा पर बना कोण क्या कहलाया, सरल कोण, ठीक है। स्ट्रेट एंगल यहां तक हो गया, 180 तक अपन पहुंच गए। अब 180 से आगे बढ़े तो अगला कोण कौन सा आएगा, अगला कोण आएगा इधर से लगाकर इधर तक, मतलब घूम के अपन यहां से यहां तक पहुंच गए, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण क्या कहलाता है, चलो आगे बढ़ते। अब आता है एंगल। तो एंगल है, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर, अभी जो बात कर रहा हूं वो इधर से शुरुआत करके यहां तक, मतलब इधर से घूम के यहां तक, कि ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इसकी बात हो रही है। तो अब आते हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, मतलब है प्रतिवर्ती कोण। और दूसरा नाम है इसका वृहत कोण, ठीक है, वृहत कोण। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे अपन, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे अपन कि जो 180 से तो बड़ा हो जाए, ठीक है, 180 से तो बड़ा हो लेकिन लास्ट में अभी तक पहुंचा नहीं है, मतलब हुआ कि 360 से छोटा हो। तो 180 से तो बड़ा हो जाए लेकिन 360 से छोटा हो, इस तरह का जो कोण कहलाता है वो वाला कोण, ठीक है। अगर मैं इस तरह से ये बनाता हूं तो इधर से इधर वाला, ये अंदर वाला ये नहीं, इसमें डबल है, डबल चीजें हैं, कैसे समझना। अगर मैं इधर से इधर बोलता हूं तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये बनेगा अधिक कोण,
अगर अंदर की तरफ देखता हूं तो। और अगर इधर से इधर बात करूं तो इधर से इधर वाला जो बनेगा वो वाला ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा वृहद कोण। क्या बनेगा, वृहद कोण। और कैसे क्या है अगर आप समझना चाहो तो देखो मैं समझाता हूं आपको। यहां से अगर बन जाए यहां पर 250, कितना दोस्तों 250 अगर ये बन रहा है तो क्या कहलाया, वृहद कोण, क्योंकि 180 से बड़ा है और 360 से क्या है, छोटा है। लेकिन अब इसी टाइम पे अगर मैं अंदर वाले की बात करूं तो पूरा राउंड कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से 250 उधर चला गया तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ कितना बचा, 110। तो 110 कौन सा कोण कहलाया, अधिक कोण। अभी जो डिजाइन बनी हुई है इस डिजाइन के अकॉर्डिंग अंदर वाला इधर अधिक कोण है और बाहर वाला कौन सा है, वृहद कोण। उसके बाद बात आती है कि जब अपन घूम के यहां से यहां तक आ चुके हैं तो ये वाला वृहद कोण हो गया। अब अपन वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए, मतलब जहां से शुरुआत की थी वापस अपन उसी पॉइंट पर अगर आ जाते हैं तो कोण कौन सा कहलाता है, तो यहां से यहां तक आप वापस उसी जगह पर पहुंच चुके हो। तो पूरा एक राउंड आपने पूरा कर लिया है। तो राउंड करना है मतलब हुआ एक चक्र आपने पूरा कर लिया है, तो इसे आप कह सकते हो चक्रीय कोण। ठीक है, पूरा घूम के आप आगे हो। दूसरा, आप घूम के आए हो इसलिए इसका नाम एक और हो जाता है क्या, घूर्णन कोण। ठीक है, उसके बाद ये जो परफेक्ट हो गया पूरा एंगल, तो परफेक्ट हो गया तो ये कहलाता है संपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण कहो, घूर्णन कोण कहो, चक्रीय कोण कहो, मतलब हुआ परफेक्ट एंगल बन गया पूरा। तो एक चक्रीय कोण हो गया, सर्कल एंगल बन गया पूरा, और या फिर परफेक्ट एंगल हो गया, ये कहलाता है कौन सा, 360 डिग्री को। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये ऐसा लगेगा कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री बोलो या 360 बोलो एक ही बात है। लेकिन ये जो चक्रीय कोण का मतलब 0 डिग्री नहीं होगा। 0 डिग्री का मतलब रहेगा आपने शुरुआत ही नहीं की है, मतलब आप यहीं के यहीं खड़े हो, आपने शुरुआत ही नहीं की है। जबकि चक्रीय कोण, घूर्णन कोण का मतलब है आप पूरा घूम के इधर से इधर बता रहे हो। तो पूरा राउंड अगर आप बताते हो तो राउंड बताने का मतलब होता है संपूर्ण कोण या घूर्णन कोण। क्लियर। लेकिन एक ही जगह बैठे हो तो वो लोग क्या कहलाएगा, 0 कोण। लेकिन दिखेगा दोनों एक जैसे ही, कि वहीं के वहीं दोनों लाइनें वहीं के वहीं बनी हुई हो, दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर ही हो, तो वो वाला क्या हो गया, चक्रीय कोण या घूर्णन कोण। क्लियर। ये तो है कौन कौन से हैं, तो अभी सिर्फ एक कौन सा राउंड वाले में देखे अपने, इस राउंड के अंदर कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं, और तो आगे देखो, आगे एंगल बना देता हूं मैं। अब आते हैं कुछ नाम, और उस नाम पे आता हूं, आसन्न कोण। कौन सा कोण दोस्तों, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो आसन्न कोण कौन से कहलाते हैं, तो आसन्न को मैंने क्लास में जहां पढ़ते, अगर ऑफलाइन में से पढ़ते होगा, तो आसन्न कोण का मतलब मैं समझाता हूं। एक बार आप थोड़ा सा इस आधा न को हटा दो, तो आधा न को हटाओगे तो इसमें वर्ड क्या नजर आएगा आपको, आसन। आसन का मतलब अगर आप जानते हो तो आसन का मतलब होता है घर पे जो अपन खाना खाते वगैरह तो बिछाने वाले उस कपड़े को, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, आसन। तो ऐसा समझो कि एक ही आसन पर बैठने वाले दो कोण, एक ही आसन पर बैठने वाले दो कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। अब मैं गणित की भाषा में समझाता हूं, तो गणित की भाषा में कुछ ऐसा है, ये समझो एक लाइन ये जा रही, एक इधर जा रही, ठीक है, और यहां से अगर मैं कोई एक यहां पर बीच में निकाल देता हूं, तो अब क्या है, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, जैसे मान लो ये है x डिग्री और ये है y डिग्री, तो x डिग्री और y डिग्री दोनों क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो इसके लिए अगर परिभाषा की तरफ जाओ तो परिभाषा क्या कहलाएगी, तो किसे कहते हैं अपन आसन्न कोण। अगर आप डेफिनेशन में लाना चाहो तो डेफिनेशन ये है कि एक ही बिंदु पर बनने वाले कोण, या फिर यूं कह सकता हूं एक ही बिंदु से तीन किरणें जारी हो, एक बिंदु से तीन किरणें जारी हो, ठीक है, और यहां पर दोनों कोण के बीच में एक किरण कॉमन हो। एक ही बिंदु से जाने वाले तीन किरणें और वहां जो एंगल बनते हैं उनमें एक किरण दोनों के बीच में कॉमन हो, तो वो वाले कौन से कोण कहलाते हैं, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इतना डीप में आपको वैसे पता चल रहा है, इतना डीप में डेफिनेशन वगैरह तो आपको जरूरत होगी नहीं मेरे हिसाब से, वरना ये है कि इसमें एक जो है वो एक रे, मतलब बोले तो एक किरण क्या होती है, कॉमन। ठीक है, एक कॉमन हो ऐसे दो एंगल, वो वाले क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, और आसन्न कोण के बाद एक नाम और आता है, वो है संगत कोण। क्या है दोस्तों, संगत कोण। ये आगे अभी आएगा बीच में। ठीक है, संगत कोण मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब संगत कोण किसे कहते हैं, तो संगत का मतलब आप जानते हो कि जिनकी संगत अच्छी हो तो वो अच्छे लोग बन जाते हैं, जिनकी संगत ही सही नहीं है तो संगत उनकी सही नहीं है तो वो खुद भी सही नहीं बन सकते। मतलब इस वर्ड को समझना, संगत का मतलब है कि वो जैसा है आप वैसे ही बन जाओगे। समझ रहे बात को, वो जैसा है आप वैसे ही बन जाओगे। इट मींस ये हुआ कि अगर ये एंगल है यहां पर 50 डिग्री, तो सेम इसके जैसा और हो जाए 50 डिग्री, वो कहलाते हैं संगत कोण। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं x डिग्री है और इसको नाम दे दूं y डिग्री है, तो इसका मतलब है कि x डिग्री और y डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। अब ये काम कहां आएगा, अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं, ये काम आएगा इस तरह से लाइन जहां बनेगी एग्जाम में, जो भी सवाल आता है संगत कोण का काम कहीं कहीं तो पड़ ही जाता है। तो यहां पर समझो, यहां से ये डिजाइन अभी मैंने बनाई है यहां पर,
तो ये जैसा दिख रहा है सेम वैसा वैसा और कौन दिख रहा है, तो यहां से मुझे ये जो दिख रहा है ये एंगल सेम ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाए, संगत कोण कहलाए। तो अगर ये x डिग्री है तो ये कितना हुआ y डिग्री है, तो x डिग्री और y डिग्री दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। आगे बढ़ते हैं। संगत कोण से आगे आता है नाम, वो है पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण और पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, तो किसे कहते हैं पूरक कोण। इसके लिए एक हिंदी वर्ड जो है ना, वो हिंदी वर्ड का थोड़ा सा जानना। क्या होता है, जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में अगर आपने बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई हो जाती है अपन से, तो क्या आ जाती है एग्जाम में अपनी सप्लीमेंट्री आ जाती है। समझ रहे बात को, तो क्या आ जाती है, सप्लीमेंट्री आती है। और जब वो परीक्षा वापस होती है तो उस परीक्षा को क्या बोला जाता है, पूरक परीक्षा। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूरक परीक्षा। अब आप ध्यान रखना, कहीं उस वर्ड को उसके साथ ज्वाइंट मत करना। पूरक कोण और एग्जाम बोलते हैं अपन सप्लीमेंट्री आ गई है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। यहाँ ज्योमेट्री में पूरक कोण का मतलब सप्लीमेंट्री नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम जिनके है वो ध्यान रखें खास करके। तो पूरक कोण का मतलब होता है कौन सा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब पूरक कोण होते कौन से, तो पूरक कोण का मतलब है ऐसे कोण, जैसे ये है, यहां से इधर ले लिया मैंने, ये वाला एंगल ये आया कितना, मान लो 40 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा हुआ, ये इस तरह से, मतलब 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों मिल जाए, दोनों का सम, तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाए बताओ 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो 40 डिग्री का पूरक कोण कौन सा हुआ, जो 90 इसके साथ मिलकर बनाएगा, तो 40 डिग्री का हुआ 50 डिग्री। और अगर आपसे पूछा जाए 20 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो 20 डिग्री के साथ किसके आने से 90 डिग्री बन जाएगा, तो 20 डिग्री के साथ कौन आ जाए, 70 डिग्री आ जाए। तो 20 डिग्री के साथ अगर 70 डिग्री आ जाए तो क्या बन जाएगा, पूरक कोण। ठीक है, तो ये कहलाता है पूरक कोण। अब आता है इसी का भाई दूसरा, तो दूसरा भाई मतलब कौन सा है, समपूरक कोण। कौन सा दोस्तों, समपूरक कोण। और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान ना, अगर वर्ड समझ आते हो, स का मतलब है एस से, मतलब स बोले तो सप्लीमेंट्री कोण। कौन सा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये है पूरक कोण बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री, और समपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल कैसे क्या है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है ऐसे कोण, जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन में यहां से ये चीज है, अगर मैं बोलता हूं ये कोण है 130 डिग्री, अब ये वाला कोण कितना हुआ। अच्छा डिजाइन सर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला एंगल समपूरक ऐसा नहीं, समपूरक ऐसा बनाया जाता है, समपूरक तो सिर्फ कोणों के लिए बोला जाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ ये कि अगर उधर 130 से इधर कितना आया 50 डिग्री आया, तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 हो, वो वाले क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समपूरक कोण। तो यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, तो 50 डिग्री और 130 डिग्री कितना हो गया दोस्तों, 180 डिग्री। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ 80 डिग्री का समपूरक कोण कौन सा है, 80 डिग्री का समपूरक कौन सा है, तो समपूरक कोणों का योग 180 है, तो 80 के साथ कौन मिलकर 180 बनाएगा, तो 80 के साथ कौन मिल जाए 100 डिग्री, तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये कहलाता है कौन सा, समपूरक कोण, एक दूसरे के समपूरक कोण। ठीक है, और इसके ऊपर तो आप छोटे छोटे सवाल भी बना सकते हो। कैसे सवाल बनते हैं, देखो जैसे आपसे मैं बोलूं कि दो कोणों का अनुपात, दो कोणों का अनुपात, शानदार नोट्स बनेंगे दोस्तों, आराम से बनाते रहना साथ में। दो कोणों का अनुपात, अगर मैं आपसे बोलूंगा दो कोणों का जो अनुपात है, अगर वो इस तरह से दे रखा हो कि 3:2, चलो कितना है 3:2 है, तो दो कोणों का अनुपात 3:2 है, तथा वे कोण समपूरक है, तथा वे कोण समपूरक कोण है। तो बताओ इनमें से बड़ा कोण कौन सा है, क्या निकालना है, इनमें से बड़ा कोण कौन सा है। तो सबसे पहला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, समपूरक कोण। और समपूरक कोण का मतलब है जो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब कोण है 3:2, और अनुपात से आगे कैसे ज्ञात करते हैं ये आई थिंक आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी अनुपात मैथ्स में कहीं पर भी आ जाए, कहीं पर भी जब भी अनुपात से आगे आपको सवाल करना हो तो क्या करना दोस्तों, जो ज्ञात करना हो अनुपात, मतलब जिसका आंसर आपको निकालना है, जो ज्ञात करना हो हमेशा उसे ऊपर लिखना, जो ज्ञात करना हो। उसके बाद जो भी संख्या आती है, मतलब किसी का योग हो सकता है, अंतर हो सकता है, पैसा हो सकता है, जो भी योग आता है, टोटल आता है या पैसा आता है, संख्या आती है, वर्ष आयु आती है, कुछ भी जो संख्या आएगी उसको साइड में लिखो। अगर आपको संख्याओं का योग दे रखा है, अनुपातों का योग दे रखा है, कोणों का योग दे रखा है, लोगों का पैसा दे रखा है, कुछ भी अगर योग दे रखा है, तो आप नीचे की तरफ जो लिखोगे ना वो आएगा अनुपातों का योग, सम ऑफ रेशियो। ठीक है, अनुपातों का योग। और ये चीज अच्छे से जानना, मैंने देखा है 90% बच्चे क्या करते हैं, हमेशा नीचे की तरफ बस प्लस ही करते हैं,
उन्हें यही नहीं पता होता दे क्या रखा। अगर योग दे रखा है तो ही प्लस करोगे। अगर दे रखा है कि मेरा भाई मुझसे 8 वर्ष बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 8 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई 8 वर्ष का है, मेरा भाई मुझसे 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब मेरे भाई की आयु में और मेरी आयु में कितना अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब अंतर, अंतर कभी लिखा हुआ नहीं आता है, क्या आता है, तो वो मेरे से बड़ा है, वो भाई मेरे से छोटा है, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं, उसके पास मेरे से कम पैसे हैं, बड़ा होना, छोटा होना, ज्यादा होना, कम होना, ऐसे जो गणित में शब्द आते हैं, इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है, अंतर। और अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो यहाँ नीचे जोड़ा नहीं जाता है, फिर उस समय यहाँ क्या लिखते हैं, उस समय लिखते हैं अनुपातों का अंतर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान रखना आप। तो अगर इधर योग दे रखा है तो ही नीचे योग लिखेंगे, अगर अंतर दे रखा है तो नीचे अनुपातों का अंतर लिखेंगे। और अगर कभी ऐसा आ जाए कोई सिंगल कोण आ गया, किसी सिंगल का पैसा पता चल गया, कोई सिंगल संख्या पता चल गई, ठीक है, कोई भी सिंगल अगर आपको उसका पैसा दे रखा है कि ए ने कितना पैसा कमाया, बताओ बी ने कितना कमाया, ये आगे मैथ्स में बहुत कमाएगा, ये तो बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, यहाँ बीच में आ गई है इसलिए। तो ए ने कितना पैसा कमाया अगर दे रखा है, तो अगर ए का पैसा दे रखा है तो नीचे जो अनुपात आता है ना दोस्तों, वो ए का ही आता है। समझ रहे हो, जिसका पैसा दे रखा हो अनुपात भी उसी का ही आता है, किसी और का अनुपात नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अनुपात से निकालने का एक तरीका है। अब आता हूं मैं अपने सवाल के आंसर पे कि अभी जो सवाल था अपना उसका आंसर कितना आएगा, कैसे आएगा। तो देखो, दो कोणों का अनुपात 3:2 है, मैंने पूछा था बड़ा कोण कौन सा है, तो आपको निकालना कौन सा है, बड़ा कोण कौन सा है, जो ज्ञात करना हो उसका अनुपात हमेशा ऊपर, तो बड़ा अनुपात कौन है, 3, ये 3 ऊपर। उसके बाद मैंने बोला कि जो भी संख्या दे रखी है सवाल में, संख्या मतलब समपूरक कोण का नाम है, तो समपूरक कितना होता है, 180 होता है, जो ज्ञात करना है वो 180, जो ज्ञात करना है वो कहा जाएगा, सॉरी जो ज्ञात करना हो तो ऊपर, जो संख्या दे रखी है, पैसा दे रखा है वो इधर साइड में। अब बताओ ये संख्या क्या है ताकि अपन नीचे की संख्या लिख पाए। तो 180 क्या होता है, दोनों समपूरक का योग है, अगर ये योग है तो नीचे आएगा अनुपातों का योग, 3 और 2 कितना आया, 5, और 5 से काटे हैं तो 5 से कटता है 180 कितनी बार, 36 बार, और 36 का गुणा करें दोस्तों कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। मतलब बड़ा वाला जो कोण है उस बड़े कोण का मान माप कितना हो गया, 108 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ऐसे छोटे छोटे कोण के ऊपर सवाल पूछाते हैं, उन सवालों का भी ध्यान रखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने पढ़ा है कौन सा, तो अभी तो पढ़ा है सबसे पहले अपन ने कौन सा, आसन्न कोण, इसके आसन्न कोण, आसन्न कोण के बाद फिर कौन सा पढ़ा अपन ने, संगत कोण, संगत कोण के बाद पूरक कोण, पूरक कोण के बाद समपूरक कोण, और अब आते हैं आगे। अब है आप 5 स्टार लगा दो, 7 स्टार लगा दो, हीरा, डायमंड, रूबी, कुछ भी बोलो। अब जो दो आपको पढ़ाने वाला हूं एग्जाम में 100% है कि वो यहां से सवाल पूछेगा। मान के चलो, मैं आपको कह रहा हूं 100% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरानी भर्तियों को मैंने देखा है, उन भर्तियों में आप देखना हमेशा कोई कोई सवाल पूछा गया है, और वैसे भी आगे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं और उसमें बताने वाला हूं कि कौन सा सवाल किस एग्जाम में आया था, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अब ध्यान रखना, यहां से अब नाम आ रहा है शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली बोलो या हॉरिजॉन्टल बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शीर्ष अभिमुख, तो शीर्ष अभिमुख मतलब सिर आमने सामने। तो यूं समझो, दो तिर्यक लाइन, तिर्यक रेखा, क्रॉस लाइन, दो क्रॉस लाइन जब एक दूसरे को काटती हो, अब क्रॉस होना जरूरी नहीं है, ये तो कहलाने में ऐसे कहलाता है दो तिरछी लाइन काटती हो, अगर एक सीधी लाइन जा रही है ना, अगर उसको मैं ऐसे काट दूं तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब है दो तिरछी लाइन जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आमने सामने के कोण हमेशा समान होते हैं। तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो अगर x डिग्री है तो ये भी कितना हुआ, x डिग्री हुआ, ये अगर y डिग्री है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, y डिग्री आएगा। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये लाइन अगर इधर से इधर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यूं मानो अगर ये 70 डिग्री हुआ तो इसका मतलब है इधर वाला एंगल भी कितना आएगा, 70 डिग्री ही आएगा। उसके बाद ये कि एक सीधी लाइन, यहां से यहां देखो ये सीधी लाइन, और सीधी लाइन पर जब कोण बनता है तो कितना बनता है दोस्तों, 180 बनता है। अब इधर वाला कितना हो चुका है, 70 हो चुका है, तो ये वाला जो कोण है ये कोण कितना होगा, तो ये कोण आएगा कितना, 110 डिग्री, ताकि दोनों मिलकर कितना हो जाए, 180। अगर ये 110 है तो इधर जो इसके सामने बनेगा वो कोण भी कितना बनेगा, 110 बनेगा। ये होता है। अब यहां से वो 3 स्टार 5 स्टार था, ये वाला अब 7 स्टार है। ठीक है, ताज होटल के बराबर है ये, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब तो लास्ट पार्ट है, उसके बाद तो अपन सवाल में चले जाएंगे। तो सिखाने में लास्ट आपको चीजों में सिखा रहा हूं वो क्या है, तो वो देखना आप। दो समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिरछी लाइन, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक है, तो बनने वाले कोण, तो बनने
वाले कोण। तो कौन कौन से कोण बनेंगे उनकी बात हो रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जानना। तो क्या है, देखो ये लाइन गई, एक ये और गई, कितने हो गई, दो। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी लाइन काटती है, मतलब ऐसे, ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी लाइन काटती है तो बनने वाले कोण। और आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम में आप बिना सवाल के नहीं आओगे, ठीक है। अगर इस पैटर्न के कोई भी सवाल आता है 100% करके आओगे आप। तो अब क्या समझना है, पहले मैं आपको कोण वगैरह नहीं बता रहा हूं, पहले निकालते कैसे पहले वो बता रहा हूं। अभी अभी पिछले सवाल में मैंने आपको ये वाला पैटर्न कराया, ठीक है। तो अभी अभी पीछे वाला पैटर्न में क्या कराया था, ये वाला सेम क्रॉस हो रहा है, ये कराया था। अब मैं इसी पैटर्न को ला रहा हूं, तो अगर यहां से ये हो जाए मान लो 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री हो तो ये वाला कोण कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन पे बनता है कितना, 180। तो ये अगर 60 है तो इधर वाला कितना आया, 120 डिग्री। उसके बाद आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अगर उधर वाला 60 है तो इधर वाला कोण भी कितना आएगा, 60 आएगा। इधर वाला 120 है तो इधर वाला जो बनेगा वो भी कितना बनेगा, 120 ही बनेगा। क्लियर यहां तक। फिर आगे देखो, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं। आप देखो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहां पर, ये वाला एंगल थोड़ा सा आपको दिख रहा है, मैं दिखा दूं, ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल अपन आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि ये एंगल कौन सा वाला कहलाता है, ये वाला एंगल। इसके जैसा सेम एंगल अगर कोई और हुआ, तो इसके जैसा सेम एंगल अगर दूसरा हुआ तो वो एंगल क्या कहलाएगा दोस्तों, संगत कोण। तो ये कितना है, 60 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हुआ दोस्तों, 60 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण इक्वल होते हैं। अब ये अगर 60 है तो समझो फिर ये भी 60 ही हुआ। और अगर यहां से ये वाला फिर देखें तो 120 है, और अगर ये 120 है तो ये भी कितना हुआ, 120 ही हुआ, ठीक है। अभी आपके सामने यहां पर कितने कोण है, तो अभी आपके सामने कितने कोण थे दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोण है दोस्तों, 8 कोण है। लेकिन उन 8 कोण में देखो सब यहाँ कोण की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है, एक तो है 60 डिग्री आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 120 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो वहां पर असमान कोण कितने बनते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, असमान कोण, अनइक्वल एंगल कितने बनते हैं, तो कितने बनते हैं दोस्तों, दो बनते हैं। दो जो है वो दो ही वैल्यू चलेगी, जैसे यहाँ 60 है तो आप देखो 60 60 60 और 60, एक तो 60 चला, दूसरा कौन है 120 120 120, इसका मतलब है असमान कितने होते हैं, दो। और जो समान होते हैं उनकी जोड़ियां कितनी होती है, मतलब समान जो होते हैं वो कितनी बार होते हैं, तो समान वाला कौन है, जैसे 60 है तो 60 देख लो कितनी बार है, 4 बार है, तो समान वाला कितनी बार आया, 4 बार। अब इसमें आते हैं एंगल को बोलते क्या है, मतलब कौन से कोण को क्या बोलते हैं। अब मैं उसमें आ रहा हूं, तो पहले मैंने आपको चीजें बताई कि कोण निकलेंगे कैसे, ठीक है। अब निकलेंगे कैसे उसके बाद मैं अब आपको पॉइंट टू पॉइंट ला रहा हूं आगे कि इसमें कैसे कौन से कोण को अपन क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ कौन कौन से कोण बनेंगे, तो ये दो समांतर रेखा हो गई, क्रॉस लाइन आ गई। अब आते हैं कि कौन कौन से इक्वल होंगे। अच्छा कोण कौन से बनेंगे, सबसे पहला मैं आपके सामने लाता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो संगत अपन ने अभी आगे पढ़ा था, संगत कोण कौन से है पहले तो मैं आपसे वो पूछूंगा। तो सबसे पहले संगत, तो यहां से आप देखो ये वाला जो एक दिख रहा है एक जैसा सेम भाई, इसका कौन है 5। फिर और देखो यहां से जो 4 दिख रहा है एज इट इज ऐसा कैसे दिखे वो वाला, तो 4 जो दिख रहा है एज इट इज ऐसा कैसा कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है। फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ ये देखो ये कौन सा बन रहा है 2, तो सेम इसके जैसा यहाँ कौन सा बन रहा है 6। यहाँ से नीचे की तरफ कौन आया 3, तो इसके जैसा ही सेम कौन सा बन रहा है 7, ठीक है। चलो अब मैं आपको लिख लिख के सारे बता देता हूँ कौन सा है। तो सबसे पहला था एक जैसा सेम, तो एक जैसा सेम कौन है 5। फिर है कौन उसी के जस्ट नीचे 4 जैसा सेम कौन सा दोस्तों 8। उसके बाद बनता है 2 जैसा सेम संगत कौन है 6। फिर आता है 3 और 3 जैसा सेम है कौन 7, ठीक है। तो 1 5 4 8 2 6 3 7, तो संगत कोण की जोड़ियां बनेगी 4, लेकिन सारे कोण कितने थे 8, ठीक है। ये होते हैं संगत कोण। अब उसके बाद आते हैं संगत कोण के अलावा दूसरे कोण, इनको मैं उधर साइड में कर देता हूं, तुम यहां बैठो। चलो अब आता है दूसरा कि अब कौन सा कोण है, तो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, वो है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। कौन सा दोस्तों, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। एकांतर कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये एकांतर कोण, क्योंकि कहीं कहीं तो एकांतर कोण बन ही जाता है। तो एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो एकांतर कोण का मतलब है जेड जैसी आकृति बनाना, जेड जैसी आकृति। अब जेड ऐसा हो जरूरी नहीं है, जेड उल्टा भी हो सकता है, मैं इधर से इधर दिखा रहा हूं आपको, जेड जैसा दिखना चाहिए। जेड जैसी आकृति बनती है कब बनती है, जब समांतर रेखाएं हो और एक कोई तिरछी लाइन आती है, दो समांतर रेखाएं हो और कोई तिरछी लाइन आती है, तो इसके अंदर का ये वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों ही कोण आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर। तो अगर z ऐसा है तो समझो ये वाला है, तो यहां से यहां पर जो बनेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा ये भी जरूरी z परफेक्ट बना हुआ ही दे वो आपको, z परफेक्ट नहीं बने तो ऐसा भी हो सकता है z, मतलब दो समांतर लाइन हो गई और ये ऐसे लाइन आ गई,
तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जेड जैसा पैटर्न होना चाहिए। अब आता हूं मैं, अगर जेड नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं ना। क्या बोला मैंने, जेड नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं। तो आप ये समझो कि मेरा नाम बन जाए तो भी एक ही बात है, तो मेरा नाम बन जाए इसका मतलब एन बन जाए। तो एन अगर बनता है तो एन में भी अंदर वाले जो कोण है वो कोण क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। अगर ये एन ऐसा नहीं होकर अगर इधर से ऐसा बन जाए तो इसका मतलब यहां पर कुछ और नहीं हुआ है, ये जेड ही तो था, ये जेड था, इसको मैंने ऐसा कर दिया है। तो इसका मतलब है इसका एंगल ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसे कहते हैं कौन से कोण, एकांतर कोण। अब इस डायग्राम के अंदर देखते हैं एकांतर कोण कौन से हैं। तो इस डायग्राम में जेड कहां बन रहा है, सबसे पहले अपन उसके बाद चलते हैं। तो जेड कहां बन रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा जेड का कलर, आपको कलर दिखाता हूं कुछ, किस कलर पर ले जाके बताता हूं। तो जेड कहां बन रहा है, तो जेड के लिए देखो दोस्तों, यहां से, अरे ये यहां से इधर वाला, इधर से इधर वाला, दिखा जेड आपको। तो यहां से यहां ये वाला, यहां से इधर वाला जो कोण दिख रहा है, ये कोण क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। तो जेड बनने पर एंगल आपको कौन से दिख रहे हैं, तो इधर तो दिख रहा है 3 और इधर वाला कौन सा दिख रहा है, 5। तो इधर है 3 उधर है 5, इसका मतलब 3 और 5 दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। और जेड कहां दिख रहा है दोस्तों, तो दूसरा वाला जेड कहां दिख रहा है, तो दूसरा जेड आपको दूसरे कलर से बताता हूं कि दूसरा जेड कौन सा दिख रहा है। दिखाओ दिखाओ अच्छा कलर। चलो तो देखो दूसरा कोण, दूसरा कोण आप जेड वाला देखोगे तो मैं ले जाता हूं इधर से, थोड़ा सा पेन बड़ा करो बच्चों को अच्छे से नजर आ जाए। तो यहां से इधर होके इधर वाला एंगल, ठीक है। तो इधर से इधर ये वाला जो एंगल है वो कौन सा दिख रहा है, देखो आप जेड दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां से ये वाला इधर होके ये पैटर्न जो बना, इधर कितना है 4 और इधर वाला कितना है 6। तो इसका मतलब है एंगल 4 और एंगल 6 दोनों क्या हुए, इक्वल। इधर वाले की बात करो तो ये वाला क्या लिखा हुआ है, एंगल 3 और एंगल ये 5, 3 और 5 दोनों क्या हुए, एक दूसरे के इक्वल। क्लियर आया समझ में क्या लिखा है। तो एकांतर कोण कौन कौन से हुए दोस्तों, तो एकांतर कोण है एक तो 4 और 6 इधर वाला और एक 3 और 5 उधर वाला। और एकांतर कोण है क्या इस पैटर्न में, तो आपको क्या बोला, एकांतर कोण कब बनते हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई क्रॉस लाइन काटे, दो समांतर रेखाओं को क्रॉस लाइन काटेगी तो यहाँ समांतर रेखाओं की जोड़ी तो एक बार ही है। तो एक बार ही अगर है तो या तो इधर से इधर या उधर से इधर ही बन सकता है, ऊपर नीचे तो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए एकांतर कोण के जोड़े कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ता हूं और आगे लेते हैं अब अपन, अरे व्हाइट, चलिए। तो अब आता है तीसरा, तीसरा कोण। और तीसरा कोण कौन सा रहेगा, तो तीसरे में है अंतः कोण, इनर एंगल। कौन सा दोस्तों, इनर एंगल अंतः कोण। अब अंतः कोण कौन सा है, तो यहाँ सब मिक्स हो जाएंगे आपके, तो यहाँ बस इतना ही रखो आप। तो चलो आगे बताता हूं मैं अंतः कोण कौन से है। तो अभी यहाँ डिजाइन जो बनी हुई है वो डिजाइन क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये था। अब आपको मैं बोल रहा हूँ इसमें अंतः कोण, तो कौन सा पार्ट था वो, तीसरा। तो तीसरा पार्ट लेता हूं मैं, अंतः कोण कौन से होते हैं। तो अंतः कोण वैसा आप समझ जाओ, इनर एंगल, अंतः मतलब हुआ अंदर की तरफ बनने वाले कोण। तो अंदर की तरफ कौन कौन सा कोण बन रहा है, तो अंदर का आपको दिख ही रहा है, एक इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर, 3 4 5 और 6। तो अंतः कोण कौन से हुए दोस्तों, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, ये तो हुए अंतः कोण। उसके बाद आता है कि अंतः कोण में भी कुछ विशेषता और होगी, इसका भी तो कोई लॉजिक या रिलेशन होगा, तो वो अक्सर वो भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, देखो मैं आपको पहले पुराना जो था उसको वापस बता रहा हूं। पहले आपको मैंने ये चीज पढ़ी थी अभी, कि अगर यहाँ पर 60 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए 60, तो ये वाला कितना होगा 120, ठीक है। ये 120 तो सामने भी 120 और इधर वाला कितना आया 60, और ये कोण 60 है तो सेम ये भी फिर 60 ही हुआ, तो ये कितना आएगा 120, ये 60 तो ये 120। क्लियर। अब अंतः कोण की विशेषता देखना आप, अंतः कोण में एक तो ये वाला 4, 4 की जगह अभी कौन बैठा हुआ है 120, ठीक है। और 5 जो है 5 की जगह कौन बैठा हुआ है 60, तो एक तो है 120 और 60। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो अंतः कोण है 4 और 5, इन दोनों का योग कितना होता है, ये पूछा जाता है। समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब आप चेक करो, इधर वाला कितना है 120, तो इधर वाला कितना हुआ 60, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। तो अंतःकोणों का योग 180, तो फिर इधर वाले अंतःकोण हुए तो इधर वाले में भी क्या बनेंगे, इधर भी 180 बनेंगे। तो इसका मतलब अंतःकोणों का योग होता है 180। कौन कौन सा अंतःकोण, तो एक तो है एंगल 3 और उसके साथ कौन आ जाए 6, तो इन दोनों का योग हुआ 180। दूसरा कौन सा है कोण 4 एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों का योग कितना हुआ 180, तो 180 ये और 180, ठीक है। और ये आगे जाके अभी बहुत काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, क्योंकि कोई डायग्राम अगर चल रहा है, उस डायग्राम आप समझना इस तरह से कोई आ जाए या फिर कहीं पर ऐसा बना हुआ जाए, उस समय बहुत सारे बच्चे भूल चुके होंगे कि ये कौन सी डिजाइन थी। अब आप देखो ये कौन सी डिजाइन, ये कुछ और नहीं है, ये डिजाइन ये तो है। कलर चेंज करके बताता हूं आपको ताकि हर बार ध्यान रहे। तो यहां से समझना, ये डिजाइन यहां से
दिख रहा है? यहां से ये जो डिजाइन आपको दिख रही है, यही डिजाइन तो मैंने इधर बनाई है। तो इसका मतलब है जो डिजाइन आपको वहां दिख रही है, थोड़ा सा कलर सही नहीं दिख रहा हो, मैं कलर थोड़ा सा और कर दूं, ये ग्रीन वाला, ये आपको जो दिख रहा है, यही पैटर्न आप देखो मैंने यहां बनाया है, ये वाला एज इट इज दिख रहा है। तो ध्यान रखना, अगर कभी दो समांतर रेखाएं आ जाए और समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखा आ जाए और उसके अंदर ये कोण अगर आपको पता है, जैसे मान लो 140 डिग्री है, तो ये निकालना पड़ेगा, सोचना मत, समझ जाना कि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये अगर 140 है तो ये वाला एंगल कितना आया दोस्तों, 40 आएगा। अगर ऐसा नहीं बना हुआ, डिजाइन अगर ऐसी बनी हुई है, तो भी कुछ और नहीं हुआ है, इस डायग्राम को पकड़ के मैंने घुमा दिया है। तो इस डायग्राम को पकड़ के अगर मैं घुमाता हूं, तो ये वाला अगर 140 है, ये डिग्री 140 है, तो इधर वाला डिग्री निकालनी हो तो ये अगर 140 है तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आया समझ में? तो यहां पर कभी भी अंतर कोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग आए तो अंतर कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180। क्लियर? आगे बढ़ता हूं और इसी में आपको बताता हूं मैं दूसरा बहिष्कोण, मतलब बाह्य कोण। तो भाई साहब थोड़ी देर आप इधर बैठो, मैं बताता हूं बहिष्कोण। तो यही लिख देता हूं मैं फोर्थ, बाह्य कोण भी बोलते हैं और बहिष्कोण भी बोलते हैं, आउटर एंगल। तो बाह्य कोण या बहिष्कोण, ठीक है, बाहर की तरफ बनने वाला एंगल, आउटर एंगल। अब ये बहिष्कोण कौन सा हुआ, तो यहां से चलो इसको हटाए दो इतना, तो बहिष्कोण का मतलब है बाहर की तरफ बनने वाले कोण। अब आते हैं इस डायग्राम में, बाहर की तरफ बनने वाले कोण है कौन से, तो अभी अपन ने बनाए थे अंदर वाले 3 4 5 6, तो बाकी सब जो बचे वो बाहर वाले बचे। तो बाहर कौन सा बचा है, ऊपर देखो आप, एंगल 1, फिर आया 2, फिर आया कौन 7, और फिर कौन सा आया 8, मतलब 1 2 7 और 8, ये कौन से एंगल हुए, बाहर वाले। ठीक है, सब बहिष्कोण है, बाहर वाले। अब आता है इनमें क्या रिश्ता होता है, बहिष्कोण, जैसे अंतःकोण का रिश्ता क्या था, 180 था, तो फिर बहिष्कोण का रिश्ता क्या है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है अभी भी। ठीक है, इस डायग्राम में चेक करो, अभी पता चल जाएगा। तो बहिष्कोण में क्या रिलेशन, कैसे क्या रिलेशन बनेगा। हटो भाई थोड़ी देर, कुछ और पढ़ाना है। हाँ चलो समझ जाओ यहां से। अब इसमें बहिष्कोण कौन सा है, तो देखो दोस्तों, ये है बाहर, ये 60, ये है 120, ये बाहर वाला है, तो कौन सा बहिष्कोण हुए, इधर से देखा जाए कौन 120 और इधर से कौन बना हुआ 60, ये क्या हुए, बाहर वाले। अब मैंने इसके अंदर आपको क्या लाइन पढ़ी थी, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही तरफ के, ध्यान, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर भी सेम लाइन वापस बोल रहा हूँ, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी लाइन काटती है तो तिरछी रेखा के एक ही तरफ के बहिष्कोण, तिरछी रेखा के एक ही तरफ के बहिष्कोण, तो तिरछी रेखा ये वाली है, इसके एक ही तरफ, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो दोनों बहिष्कोण का योग चेक करो, आपको कितना नजर आ रहा है, तो यहां से कितना दिखा है 60 और ये कितना है 120, तो वो 60 है और ये 120 है, तो इसका योग कितना आया दोस्तों, 180 आया। अब सेम इधर ट्राई करो, ये वाला, ये बहिष्कोण है, ये भी 120 है और ये 60 है, 120 और 60 कितना हुआ, 120 और 60 180 हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक तिरछी लाइन के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग भी 180 होता है और बहिष्कोणों का योग भी 180 होता है, लेकिन एग्जाम वाला 180 को 180 बहुत कम बोलता है, 180 की जगह वर्ड यूज करता है राइट एंगल, बोले तो समकोण। तो 180 का मतलब कितना समकोण हुआ, दो समकोण, तो इनका योग हमेशा दो समकोण के बराबर होता है। अब पॉइंट आता है कि कौन कौन से बहिष्कोण का योग, यहाँ पर 180 है तो यहाँ पर एक इधर से इधर वाला, उधर से उधर वाला, नाम क्या है, वो नाम अपन ऊपर में से वहां से लिखते हैं। तो देखो आप ऊपर ऊपर कितना लिखा हुआ है, एंगल 1, एंगल 1 के साथ कौन मिल जाए, एंगल 8 मिल जाए तो 180 हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा एंगल कौन सा, इस तरफ वाला 2, और एंगल 2 के साथ कौन मिल जाए 7, तो 2 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ यहां से बहिष्कोणों का योग ये है और अंतःकोणों का योग ये है, तो ये हो गया आपके अंतःकोण और बहिष्कोण। ठीक है, तो यहाँ के सारे कोण हो चुके हैं, रिलेशन भी हो चुका है। अब आपके सवालों की बारी, या फिर क्या कहूं, सवालों की बौछार। अब आपको प्रैक्टिस करने हैं कि प्रैक्टिस करते कौन सा, बस इसके अंदर आपको एक चीज और बतानी है, वो भी आगे मैं बता ही देता हूं आपको, कि अंतःकोण ये जो बनते हैं और बहिष्कोण जो बनते हैं, इससे तो क्या डिजाइन है वगैरह, एक और देख लो आप। तो आगे बढ़ते हैं, अब आता हूं मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। ये है यहां से समांतर रेखा है, ये तिरछी लाइन काट रही है। अब यहां से मैं आपको बोलूं कि यहां से इसको एंगल को आधा कर दिया जाए, तो थोड़ा सा आपको और बड़ा बना के फिर बताता हूं। एक समांतर रेखा ये समांतर रेखा में जुड़ा हो गया। अब इधर से तिरक लाइन आ गई, उसके बाद अब मान लो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, अब ये एंगल अगर मैं बोलता हूँ 70 डिग्री, तो ये वाला भी 70 हुआ। ठीक है, तो अगर वो 70 है तो इधर वाला कितना हुआ, इधर वाला कितना हुआ, तो 180 बनाना है तो ये हुआ 110, तो ये हुआ 110 डिग्री और ये है 70 डिग्री। अगर वो 110 है, इसका अपोजिट भी क्या होगा, 110 ही होगा। अब मेन पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर तिर्यक रेखा जो है, उस तिर्यक रेखा के कारण अंतःकोण बनेंगे, कितने अंतःकोण बनेंगे, 1 2 3 4, 4 अंतःकोण बनेंगे। अगर अंतःकोणों के अर्धक, क्या बोल रहा हूं मैं, अंतःकोणों के अर्धक, तो ये अंतःकोण इसका आधा करना है, तो यहां से ये आधा कर दिया अंतःकोण का अर्धक। सेम इस अंतःकोण का भी आधा करो, तो इस अंतःकोण का भी आधा कर दिया हमने, तो इसका भी आधा कर दिया और इसका भी आधा कर दिया। ये जहां पर मिलते हैं वहां का कोण कितना बनता है, ये निकालना है।
तो यहाँ से ये और इधर से ये दोनों जहां मिलते हैं वो कोण कितना होता है। वैसा मैंने डिजाइन बना दिए कि आपको आइडिया लग गया होगा कि ये 90 डिग्री है, लेकिन कहां से आया उस पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इधर कितना लिखा हुआ है 110, तो सामने भी कितना हुआ 110। अगर मैं आधा आधा कर रहा हूं तो यहाँ का कोण कितना हुआ 55, 55, ये 55, इधर कितना है तो वो 70 है, तो 70 के कारण संगत कोण भी 70 हुआ, तो 70 का आधा कितना आया 70 का आधा 35 आया। तो यहाँ कितना है 55 डिग्री लिखा है, ये कितना है 35 लिखा है, 55 और 35 कितना हुआ 90 डिग्री। और यहाँ पर आपका बन रहा है देखो एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 90 इस तरफ बन गया है तो बाकी बचा कितना 90 बचा है, इसलिए मैंने पहले से डिजाइन क्या बना दी थी 90 डिग्री। इसका मतलब एक तिर्यक रेखा के कारण जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोणों के जो अर्धक, अंतःकोणों के अर्धक जो मिलते हैं वो हमेशा एक समकोण बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। क्लियर। अगर मैं सारे अंतःकोण मिला दूं तो ठीक है, तो सारे अंतःकोण मिला के देख लेते हैं। तो यहां से सारे अंतःकोण ट्राई करते हैं कि सारे अंतःकोण मिल जाए तो क्या होगा। तो यहां से इसका आधा करते हैं, तो ये इधर से आधा, इसका इधर से ऐसे आधा करते हैं, तो यहां से ये आगे मिल जाएगा, इधर से ये मिल गया। अब आप ये वाली डिजाइन देखो, ये डिजाइन कौन सी बनती है, तो अब समझना यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ वाला कोण जो था वो कितना था, ये कोण जो है वो ध्यान रखना अभी बनाया था 55 था, ये 55 ना, ये कितना है, ये 35 है क्योंकि आधा हुआ है 70 का, तो 55 35 वापस 90 बन गया, तो इसका मतलब फिर मैं इसको ऐसा डिजाइन बनाता हूँ, ये तो 90 है, तो फिर ये भी कितना हुआ, ये भी 90 हुआ, 90 डिग्री है चारों कोनों पर। तो ये डिजाइन कौन सी कहलाई, तो ये डिजाइन बन गई है अब आपकी आयत, रेक्टेंगल, क्या बन गया है आयत। तो दोस्तों ध्यान रहे थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आराम से करा रहा हूं आपको, आप चाहो तो भले वीडियो में स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, नीचे स्पीड आ रही है उस ऊपर करना देख लेना, स्पीड जो आपकी सेटिंग बनी हुई है वहां पर, और स्पीड में देखना चाहो तो स्पीड में भी देख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आपको पहले से आता आंसर धीरे धीरे पढ़ा, हम भी धीरे धीरे पढ़े, आप तो वैसे होशियार हो, आप आगे खींच के ले जाओ इसको। तो अब आता हूं पॉइंट पे कि जो अंतःकोणों के अर्धक मिलते हैं वहां पर तो समकोण बनता है और पूरी डिजाइन जो है वो आयत बनता है, ठीक है। ऐसा ही सेम और डिजाइन आपको बताऊं तो और डिजाइन एक और बनती है कब, जब लाइन तिरछी हो तो आयत बनेगा, अगर लाइन खड़ी हो जाए तो लाइन खड़ी होगी तो क्या बनेगा, तो इस लाइन को खड़ी होने पर, तो मैं यही आपके सामने यही बनाया था एक डिजाइन और, ताकि कंपेयर हो जाएगा, ये लाइन और दूसरी लाइन ये हो गई सीधी, और अब आता है एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे, अभी यहाँ क्या थी तिरछी थी, अब क्या बन जाए सीधी बन जाए, तो सीधी बनने का मतलब यहाँ 90 डिग्री हो गया, फिर तो यहाँ पे भी कितने हुए 90 डिग्री हुआ। अब इसके आधा को मिलाते हैं, अगर आप आधा करोगे तो समझना, अगर आप आधा करोगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आधा करने का मतलब हुआ कि आपने 45 डिग्री काट दिया। अब सोचो ये वाला फिर कितना हुआ 45, तो ये वाला कोण भी कितना हुआ 45 इधर है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, तो 45 90 यहाँ हो गया, तो बाकी फिर बचेगा कितना 90 बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी अंतःकोणों के जो अर्धक होते हैं वो जहां मिलते हैं वो दोनों तरफ क्या बनाता है समकोणी बनाएगा। अब आते हैं इधर से ये भी आधा कर देते हैं, फिर इनको सबको मिला देते हैं, तो इधर से ये लाइन आ गई, इधर से ये लाइन आ गई, ठीक है, और इधर से ये लाइन और इधर से ये लाइन, चारों डिजाइन जहां मिल रही है उसकी बात करें तो वो कैसा नजर आ रहा है, ये भी समकोण बनेगा, यहाँ समकोण ऑलरेडी बनेगा 45 है, तो आप समझो 45 मिलकर 90 हो गए, मतलब 90 के चारों कोण हो गए, तो ये डिजाइन दोस्तों क्या नजर आ रही है आपको, ये डिजाइन नजर आ रही है स्क्वायर वर्ग। तो अगर एक सीधी लाइन खड़ी लाइन अगर काटती है तो अंदर की डिजाइन अंतःकोणों के अर्धक के कारण, ये भी ध्यान ना हर कहीं नहीं, अंतःकोणों के अर्धक करते हैं तो उससे अंदर की डिजाइन वर्ग बनती है, और अगर ऐसा है तो अंदर की डिजाइन आयत बनती है। क्लियर। ये थे रेखा कोण बिंदु रेखाखंड कोणों के प्रकार। अब ये तो गया थ्योरी पार्ट तो हो गया आपका, अब आते हैं अपन इनके सवाल पे। तो सवाल कैसे कैसे पूछाते हैं वो सारे सवालों की अब आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ कि सवालों की प्रैक्टिस क्या है। अब यहाँ पर क्या है, कभी कभी आपको हेल्प करने के लिए रेखा कोण में क्या त्रिभुज नहीं पढ़ाते, क्योंकि त्रिभुज आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, फिर आप त्रिभुज के नियम जानोगे। मैं आपको एक काम करता हूँ, त्रिभुज का एक बहुत छोटा सा नियम है बहिष्कोण वाला, वो आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ जो आकृतियां आएगी ना उस आकृतियों में त्रिभुज बनेगा, और अगर त्रिभुज बन जाता है तो त्रिभुज का एक नियम बहुत आसान है, क्या है देखो, ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की अगर कोई भी लाइन, त्रिभुज की अगर कोई भी एक लाइन, 3 लाइन बनी हुई है, त्रिभुज की अगर एक लाइन आगे बढ़ा दी जाए तो एक लाइन के आगे बढ़ाने से बाहर जो एंगल बनता है ये एंगल क्या कहलाता है दोस्तों, बहिष्कोण। क्या कहलाता है, बहिष्कोण, बाहर वाला कोण, ठीक है, बहिष्कोण। और बहिष्कोण जो मान कितना होता है ये आप सबको पता ही होगा, एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण उसका पास में जो अंतःकोण होता है उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। हवा में ऊपर से बात निकल गई होगी, वापस सुनना, जो बहिष्कोण होता है उसका जो पड़ोसी अंतःकोण है, अंतःकोण के अपोजिट मतलब सीधा सामने की तरफ, तो सामने की तरफ जो यहाँ के कोण बनेंगे उन कोणों के योग के बराबर होता है। सीधी भाषा में समझाता हूं मैं आपको, ये है x डिग्री, ये है y डिग्री, और मान लो ये है z डिग्री, तो z डिग्री का जो आंसर है वो मतलब एंगल z जो है ये, तो एंगल z अगर है तो एंगल z जो है वो एंगल x और एंगल y के बराबर होता है। ये सीधा सा कहे तो ऐसे,
तो एंगल बाहर जो z है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये अभी आपके आगे जहां पर भी त्रिभुज बन जाए ना वहां आपका बेड़ा पार करा देगा। तो जहां त्रिभुज बन जाए वहां पर ये, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, रेखा, कोण, कोण प्रकार, ये सब एक त्रिभुज साथ में। अब चलते हैं, हेलो दोस्तों, अब आते हैं अपन ज्योमेट्री के सवाल पे। तो लास्ट जो है आपको मैंने पढ़ाया था कि सारे एंगल जो है वो होते कौन से हैं, और अब आते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल देखो, जब भी इस तरह से कहीं पर भी लाइन अगर बना रखी हो तो यहाँ पर आपका जो एंगल काम आएगा वो आएगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक बनने वाला एंगल, क्योंकि सब जगह कोण बने हुए। तो जो राउंड में कोण बनेगा पूरा का पूरा, वो कोण कितना होता है आपको बताइए, कितना होता है दोस्तों, वो होता है 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 4 तो ये दे रखे हैं और उसके बाद 100 दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि ये 100 पता चल गया है, तो 360 में से 100 तो हट गया, तो बाकी का बचा कितना, 260 डिग्री और बचा हुआ है। तो 260 कहाँ है, तो बाकी के जो बचे हैं मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इनका मान कितना हो रहा है, 260। तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, एक है y प्लस दूसरा है 2y, फिर प्लस फिर है 4y और फिर है 6y, इक्वल टू इन सब की वैल्यू कितनी हो गई, 260। तो ये कुछ नहीं है, मतलब एक y हुआ तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, तो ये होगा 13y, और 13y की वैल्यू कितनी आई, 260। तो फिर y की वैल्यू कितनी हुई, 200। 260 में क्या करेंगे, 13 का भाग लगा देंगे, तो 260 में 13 का भाग, ये हो गया कितना, 20 डिग्री। तो y का मान कितना आया, 20 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं, और रीट में एग्जाम में जो सवाल आ चुके हैं वो भी आगे जाके मैं आपको कराने वाला हूं, तो समझिए आगे सवाल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD और EF, ABCD EF तीनों पैरेलल है, तो ABCD और EF तीनों समांतर रेखाएं होंगी। अब समांतर रेखाओं में कितने कोण बनते हैं आप जानते हो, संगत कोण हो सकते हैं, एकांतर कोण हो सकते हैं, अंतर कोण हो सकते हैं, बाह्य कोण हो सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो आपको आंसर बता सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर देखो, एक y लिखा है, एक z लिखा है, एक x लिखा है, एक p लिखा है, मतलब ये चारों कोण अगर आपको निकालने हो तो करना क्या है, सीधा सा ये समझो, ये लिखा हुआ है 58 58। अब सबसे पहले 58 वाला एंगल कहां बनेगा, तो z कहीं बन रहा हो तो सबसे पहले तो वही ढूंढ लो, z कहीं बन रहा हो तो यहाँ से यहाँ एक z ये बन गया, फिर यहाँ से नीचे तक जाए तो एक z ये बन गया, तो इसका मतलब यहाँ z कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो यहाँ से एक z ये बड़ा वाला और एक z छोटा वाला, तो छोटा वाला z जो है यहाँ, और बड़े वाले z में देखो यहाँ कितना लिखा हुआ 58 58, तो अगर ये 58 है तो ये भी कितना हुआ, 58 होगा, इसका मतलब x का जो मान आएगा वो x का मान कितना आया, 58। अब आते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होंगे जो मैंने यहाँ बना रखा है, तो इसका मतलब हुआ अगर ये 58 है तो z भी कितना हुआ, 58 ही हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आई, 58, z की वैल्यू कितनी आई, तो z भी सेम है, कितना आया, 58। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ये वाला, ये एंगल y जो है वो एज इट इज y जैसा का जैसा कौन है, p है, तो y और p दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। अब p निकालने के अलग अलग तरीके हैं, आप समझो यहाँ सीधी लाइन है ये, ठीक है, सीधी लाइन पर अंदर इधर वाला जो कोण है, सॉरी उधर बाहर वाला, ये कोण कितना है 58, तो अंदर कितना बनेगा, ये तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और, यहाँ से अगर आप चाहो तो ये देखो P और 58 जो है वो दोनों एंगल कैसे बने हुए हैं, तो P और 58 देखा जाए तो आप देखो ऐसे ऐसे, मतलब एक दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो अंदर वाले बनते हैं दो अंतःकोण, और अंतःकोणों का जो योग होता है वो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 58 है तो बाकी का बचा हुआ ये हो जाएगा। मतलब मैं तरीके बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से चाहे जितने तरीके ढूंढ लो, इसमें तरीके बहुत निकलेंगे। तो अगर ये x है तो इधर का आंसर कितना होगा, तो y के लिए क्या करेंगे दोस्तों, y निकालना है तो 180 में से 58 हटा देंगे। ठीक है, 180 में से अगर 58 हटाएंगे तो फिर बचेगा कितना, तो यहाँ से हो गया 122 डिग्री, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 122 डिग्री। अगर y 122 हो गया है तो y जैसा का जैसा दूसरा कौन है, p है, तो p का मान भी कितना आएगा, 122 डिग्री। क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, AB और CD दोनों पैरेलल दे रखे, तो ABCD दोनों समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ दे रखा है 140 डिग्री, यहाँ दे रखा है 150 डिग्री। पूछा है कि बाहर वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा। ज्योमेट्री में सबसे एक अच्छी चीज ये होती है कि जहां कहीं आपको जरूरत होती है वहां पर आप एक नई लाइन अपनी तरफ से खींच सकते हो, लाइन आप बढ़ा सकते हो। मतलब अगर किसी को लग रहा हो कि बाहर वाला आंसर कैसे निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से जो लाइन दे रखी है, वैसे तो एक डायरेक्ट नियम भी होता है, ये डायरेक्ट नियम कौन सा, ये है अंतःकोण, और ये कौन सा है, बाह्य कोण। बाह्य कोण का जो योग होता है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, एक नियम ये। लेकिन मैं नियम पे नहीं आ रहा हूं, आपको तो बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक कैसे बना होगा। तो यूं समझो AB और CD जो समांतर जा रही है, इसी के समांतर यहां से जो पॉइंट दिखा आपको, इस पॉइंट से एक समांतर लाइन खींच दो ऐसे, जहां मर्जी पड़े आपको वो लाइन आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, देखो ये लाइन जो है, अच्छा मैंने अभी तो इतनी खींचे, और चाहो तो आप आगे तक खींच सकते थे ऐसे, मतलब आगे से खींचने का और फायदा क्यों है, क्यों मैंने आगे बढ़ी है, क्योंकि आगे बढ़ाने से क्या हुआ, यहाँ से ये वाला ये z बन गया, इधर से इधर वाला z बन गया, तो इसका मतलब इधर 140 है तो यहाँ पर जो बाहर बनेगा वो भी कितना आएगा, 140 आएगा। फिर यहाँ से इधर वाले की बात करें अपन, ये तो ये देखो इधर वाला कितना है 150, तो ये वाला भी कितना हुआ 150 हुआ।
तो ये 140 है और ये 150 है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 140 प्लस 150, मतलब मिलाकर कितना हो गया 290। दोनों का योग कितना हो गया 290 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चाहो तो यहां से ऐसे भी कर सकते थे। एक और तरीका देख लो, ये वाला अगर निकालते तो अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये वाला है 140, तो ये वाला कितना होता, तो ये आंसर आता आपका 40 डिग्री, क्योंकि 180 बनाना था। फिर ये अगर 150 है तो फिर ये कितना आता, तो 180 बनाने का मतलब है इधर 30 आता। तो फिर ये एंगल कुछ ऐसे बनता कि अंदर वाले का योग आ रहा है 70 डिग्री, तो बाहर का योग कितना ये निकालना होता। अब पूरा राउंड कितना होता है 360, तो 360 में से इधर वाला कितना है 70, 70 हटा दो, 70 हटा दो, तो इधर का आंसर कितना आ जाएगा 290। तो आप चाहो तो ये तरीका, चाहो तो ये तरीका, कोई भी तरीका ले सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में दे रखा है AB और CD दोनों समांतर है, तो AB ये है और CD ये है, ये दोनों समांतर है। समांतर रेखाएं जहां पर भी बने, ध्यान रखना समांतर रेखाएं बनने पर Z तो बनते हैं, Z बनेंगे, क्रॉस बनेंगे, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको। तो अब देखो यहां से अगर अपन इधर जाते हैं तो यहां से Z बन गया, एक तो यहां से ये वाला ये Z बन गया, और Z का मतलब है कि आपको उधर का कोण और इधर का कोण सेम हो गया, तो इधर कितना लिखा हुआ है 116, इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया 116 हो गया। और दोनों मिलाकर अगर 116 है तो हो गया ना अपना काम। तो x प्लस 80 डिग्री बराबर 116 डिग्री, तो x का मान कितना हुआ था 80 को उधर भेज दो, तो 116 डिग्री माइनस कितना हो गया 80, और यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो x का मान कितना आया दोस्तों 36 डिग्री। आ रहा है अच्छे से समझे? जो आपने आगे पढ़े हैं रेखा कोण, बस अच्छे से रट्टा मार लो, और खास करके लास्ट वाले 2 पॉइंट, बस हो जाएगा हर सवाल। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इस सवाल में AB और CD पैरेलल है, मतलब AB ये जा रही, CD ये रही, ये दोनों समांतर है, और PQ और EF ये दोनों भी समांतर है, मतलब ये दोनों भी समांतर है और ये दोनों भी समांतर है, तो इसका मतलब Z अपन को बहुत सारे मिलने वाले हैं। अब ये बोल रहा है कि आंसर निकालना है X इसका, कि इसका आंसर बताओ कितना है। ठीक है, और पता है आपको इधर वाला, आप एक काम कर सकते हो, या तो इधर से होते हुए यहां तक x ज्ञात करो, मतलब यहां से होते हुए ऊपर जाओ और x पता करो, या फिर एक काम करो x को पकड़ के इधर नीचे ले आओ। दोनों एक ही बात है। आप कैसे पकड़ के लाने का मतलब ये नहीं यहां से उठा के लाया मैं, ये x है तो इसके जस्ट सामने की तरफ इधर भी क्या बनेगा x ही बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने समान। उसके बाद क्या हुआ, यहां से ये बन गया z, ये z बन गया। ठीक है, दूसरा संगत कोण बना सकते हो जो याद आ जाए आपको। ये देखो x ये इधर अपोजिट है, अब ये x है तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हुआ x हुआ, और दूसरा आप संगत कोण ही ले लेते, ये x है भाई तो फिर ये x ही हुआ, तो ये ले सकते हैं। अगर ये x है तो इसका जस्ट अपोजिट ये भी x ही हुआ, तो ये भी x है, सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन यहां तक पहुंच चुके हैं, समझना आप यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मान x है, तो इसके जैसा सेम संगत कोण कौन है, तो ये लाइन और ये लाइन तो समांतर ही है, पैरेलल है। तो अगर ये समांतर है तो इसका मतलब ये कोण और यहां से ये कोण बिल्कुल एक ही तो हुए, क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये x का मान और यहाँ पर पूरा ये पूरा मान दोनों एक ही है, इसका मतलब x का मान ये, तो x का मान कितना हुआ दोस्तों, तो वहां देखो कितना लिखा हुआ है 52 डिग्री प्लस कितना 60 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हुआ 112 डिग्री, बोले तो 112 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है, कैसे क्या है, आप सीधा यहां से होते हुए यहाँ आ जाओ, एक को ही लाना पड़ेगा। अच्छा दूसरा ये कि आप इधर से नहीं आओ तो समझना, तो मैं वापस बता रहा हूँ, एक बार देखो क्या कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से x हटा दूं आपके लिए एक बार। चलो अब आते हैं पॉइंट पे कि ये x ज्ञात करना था। अगर अपन इधर से इधर चलते हैं तो इधर से इधर चलने पर क्या होगा, देखो ये वाला जो एंगल है सेम वही एंगल यहाँ बनेगा, तो 112 यहाँ आएगा। अब मैं 112 यहाँ लिख रहा हूँ तो 112 यहाँ लिख सकता हूँ फिर तो, और अगर इसको 112 लिख रहा हूँ तो सेम इसके जैसा संगत कोण ये है तो इसको 112 लिख देता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ गया, या उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बात एक ही है। तो x को मैं वहां से यहाँ ला रहा हूँ, इस बार मैं 112 के ले जा रहा हूँ, बात एक ही है। ठीक है, कैसे भी करो वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, आगे देखो। यहाँ दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज में यहाँ का एंगल कितना 80 है बाहर वाला, और यहाँ कितना है 30। अब अपन को पता करना है कौन सा y, ये वाला, कि ये कोण कितना है। अब सबसे पहले आप ढूंढो कि समांतर रेखा कौन कौन सी है। एक समांतर ये है, ये जोड़ा समांतर है, और एक इधर से ये समांतर है। तो समांतर रेखाएं जब भी आती है तो z कहीं कहीं बनती है। अब देखो यहाँ z कहाँ बन रहे हैं, तो z के लिए देखा जाए यहाँ से इधर ये z बन रहा है, इसका मतलब जो y का मान यहाँ है वो का वही y का मान यहाँ पर ही बनेगा। क्लियर? फिर आते हैं कि ये जो मान बन रहा है इसके जैसा और भी कोण हो, तो ये रहा इसके जैसा। क्यों इसके जैसा है, क्योंकि ये दोनों समांतर है, और अगर ये दोनों समांतर है जो यहाँ y है वो का वही y यहाँ पर बनेगा। क्लियर? यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद आप देखो ये है 80 डिग्री, 80 डिग्री कोण है यहाँ तक, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे कोण कितना बनता है 180 बनता है। बाहर अगर 80 है तो अंदर का कोण तो आराम से आ जाएगा, तो अंदर का कोण कितना हो गया दोस्तों 100 डिग्री। अब ये है 100 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, तो y का मान तो आना ही आना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये y हो गया, ये 100 हो गया, और यहाँ पर आया 30, तो तीनों मिलाकर y प्लस 100 प्लस 30, तीनों मिलाकर कितना हो गया दोस्तों 180 हो गया।
अब 100 और 30 उधर भेज दो, तो 100 और 30 कितना, 130 उधर चला जाएगा, तो 180 में से 130 हट गया, और 180 में से 130 गया तो कितना है दोस्तों, 50 डिग्री। इसका मतलब y का मान कितना है, 50 डिग्री। क्लियर, कवर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो AB और EF दोनों समांतर है, तो AB कौन सी है, ये, और EF है ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल समांतर हो गए। अब यहां से ये पूछा x का मान ज्ञात करो। अब ये दोनों समांतर है तो कहीं न कहीं आपको पता है z का काम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहां से समांतर ये दोनों है तो मैं यहां से बढ़ता हूं इधर और यहां से इधर, ये हो गया। तो इसका मतलब है यहां से ये समांतर है तो x का मान तो वही है जो उधर लिखा हुआ है, तो x का मान तो डायरेक्ट ज्ञात हो गया। तो x का मान कितना है, 42 डिग्री। अब कौन बचा, y बचा हुआ है कि y का मान निकाल के लाओ। तो x का मान आपके पास आ चुका है, ये है, ठीक है, और y का मान निकालना है तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 66 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस y डिग्री, तीनों मिलकर त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितना होता है, 180। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये जोड़ने पर कितना है, 108 डिग्री। 108 प्लस y कितना हुआ, 180। अब y का मान निकालना है तो क्या करोगे, 180 और 108 उधर भेज दो, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो y का मान कितना आया, 72 डिग्री। कितना है दोस्तों, 72 डिग्री इसका आंसर है। आई बात समझे, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे दे रखा है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, और जहां पर आप नोट्स बना रहे हो तो वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट नहीं लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो मिलेगा नहीं, ऐप है इसलिए, तो आप वीडियो को रोक कर आराम से लिख लिया करो, फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है। अभी अगला सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज एबीसी, अब एबीसी का है, ये रहा एबीसी, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का हर साइड इक्वल होती है और हर एंगल भी इक्वल होता है। तो हर कोण अगर समान हुआ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180। और 180 में तीन कोण है और तीनों बराबर है तो कितना हुआ, 60 60 60। इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमें पता है। तो ये हो गया अंदर की बात, 60 60 60। क्लियर। अब एक तो ज्ञात करना है z, एक x और एक क्या ज्ञात करना है, y। अब आता हूं पॉइंट पे, तो आप समझो, आगे आपको मैंने बताया था क्या नियम था, वापस बता रहा हूं। एक त्रिभुज, त्रिभुज का कोई भी बहिष्कोण, त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज का बहिष्कोण अंदर वाले इन दोनों एंगल के बराबर होता है, x और y। ये मैंने आपको आगे पढ़ाया था। तो जहां कहीं बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब कैसे, बहिष्कोण का मतलब ऐसा भी होता है, ये समझो, ये है, ये लाइन है। अब लाइन यहां मिली, त्रिभुज की एक भुजा अगर बढ़ जाती है, जैसे ये एक भुजा है, ये भुजा अगर मैंने बढ़ा दी तो ये बाहर वाला जो कोण होता है इसको बहिष्कोण ही बोलते हैं। तो जहां जहां आप त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाओगे वो बहिष्कोण है। अब आपको समझाता हूं यहाँ पर कहां कहां ऐसा हो रहा है। ये देखो, ये जो है ये एंगल कैसा बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है कुछ ऐसे, ऐसा बना हुआ है। अब ये हो गया अंदर त्रिभुज, ये छोटी सी भुजा जो है त्रिभुज की, इसको मैंने बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से ये बन गया आपका बहिष्कोण। और बहिष्कोण कितना है, 60 डिग्री। अगर ये यहाँ पर ये है 60 डिग्री, जिसमें से आपको पता है ये कितना है, 38 डिग्री है, तो ये वाले तो ज्ञात करना है, समझ रहे हो। यहाँ पर इन दोनों का योग ही इसके बराबर होगा, तो ये कोण और ये वाला कोण मिलकर ही 60 है, तो y का मान तो यहीं से आ जाएगा। तो y का मान कितना होगा दोस्तों, तो y का मान आएगा कि y प्लस 38 डिग्री मिलकर दोनों बनाएंगे 60 डिग्री। y प्लस 38 बराबर किसके, 60। तो y का मान कितना हुआ, तो y का मान होगा 60 माइनस 38, और 60 माइनस 38 का मतलब कितना हुआ, 22 डिग्री। कितना है दोस्तों, 22 डिग्री। तो y का मान हमें ज्ञात हो गया है, y का मान 22 डिग्री आ चुका है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और आगे और बढ़े तो यहाँ देखो, ये वाला इधर जो देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी बहिष्कोण है। बहिष्कोण, अच्छा यूं समझना, त्रिभुज के अंदर बहिष्कोण कैसे हुआ, बहिष्कोण किसके लिए है, अंदर वाले इस त्रिभुज के लिए। ये जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ाने से ये बहिष्कोण बना, तो ये है 60 डिग्री। तो अंदर वाला ये कोण और ये कोण का मान भी कितना होगा, 60 ही होगा। तो यहां से लेते हैं कि ये लिखा 22 और ये है x, तो इसका मतलब है x प्लस 22 डिग्री बराबर कितना है, 60। तो x का मान कितना हुआ, तो 22 को उधर भेज दो, तो 60 माइनस 22 हो जाएगा, और 60 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 38 डिग्री। इसका मतलब हुआ x का मान कितना आया, 38, और y का मान कितना आ गया, 22। तो x का मान आ गया 38, एक ये और हो गया। क्लियर। उसके बाद आगे आता है x आ चुका है, ये आ चुका है। अब वो पूछा z कितना है, अरे भाई z तो पूछने की जरूरत ही कहां थी, z तो डायरेक्ट ही आ रहा है। कैसे, ये देखो एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे बनने वाला कोण कितना होता है, 180 होता है। अब 180 में से अगर ये 60 है तो ये वाला बाकी बचा हुआ होगा, और 60 में से 180 में से अगर 60 चला जाए तो बचेगा कितना, 120 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर कोण का मान, z का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। क्लियर हुआ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर, अच्छा मैं आपको हर तरह का एंगल जो है वो सब करा रहा हूँ, मतलब रेखा कोण वाले वो तो है ही है, साथ में त्रिभुज भी करा रहा हूँ, और उसके अलावा इस तरह के डायग्राम भी करा रहा हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि चतुर्भुज, चार भुजा वाला बना हुआ है, लेकिन आपको जो पढ़ाया है ना, काम बस वही आ रहा है, जो आपको पढ़ाया है वही काम आ रहा है, इसलिए जो पढ़ाया है उसके सारे सवाल में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो AB और CD, ये नाम रहेगा, ये AB और ये CD। AB और CD दोनों समांतर है।
अगर ये दोनों समांतर है इसका मतलब फिक्स है कि आप जो कोण देख रहे हो वो तो डायरेक्ट ज्ञात हो गया। तो एबीसीडी अगर समांतर है तो यहाँ से ये यहाँ कितना है 102 डिग्री, तो एक्स का मान भी कितना आया 102 डिग्री। खत्म एक कहानी। आगे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से ये वाला z बनता है, लेकिन z बनने पर ये मान कितना होगा, तो z मतलब एकांतर कोण। अब कितना होगा, तो y का मान वही होगा जो यहाँ होगा, और यहाँ मान कितना होगा वो तो आपको दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इधर वाला अगर 88 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ इधर होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पर जो कोण बनता है वो सीधी लाइन पे कोण कितना होता है दोस्तों 180 होता है। 180 में से 88 इधर चला गया, तो 180 में से 88 जाएगा तो बाकी का कितना बचेगा 92 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ का मान आया 92 डिग्री, और 92 डिग्री के कारण यहाँ से ये पैरेलल बन गया। तो पैरेलल बनने का मतलब है ये 92 है तो y का मान यहाँ पर भी कितना आएगा 92 आएगा। क्लियर। तो एक तो हो गया x का मान 102, y का मान आ गया 92। अब क्या निकालना है z का मान। अब z का मान निकालना तो आप समझो कि z वाला जो आपका ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल तो 22 कोण है। कैसे, ये z हो गया, यहाँ से ये 22 दे रखा है और आपको यहाँ पर ये 88 दे रखा है। ये वाले पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले पैटर्न में। तो इस वाले पैटर्न में 22z और बाहर इधर 88 है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का योग, इसका और इसका योग किसके बराबर हो रहा है 88 के बराबर। तो क्या लिखूंगा मैं कि 22 डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 88। और आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये 88 में से 22 डायरेक्ट माइनस कर लो। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ एक एक चीज को लिख लिख के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स का काम पड़ा ही नहीं है, हाथ ही लगाना पड़ा। अब वो लोग वापस पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए उनके लिए ये चीजें लिख लिख के बताता हूँ मैं कि 88 है, 22 इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 22 अगर माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 66। तो यहाँ पर x का मान आया कितना 66 डिग्री। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और चलो, और कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरा जो नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो कुछ भी सवाल बाकी हो आपके। अब मैं ला रहा हूं क्या, रीट पे पूछे गए सवाल, ठीक है। तो रीट में जो पूछे गए सवाल, अब आपको अभी जो पढ़ा है ना उस पढ़े हुए को आप आइडिया लगाओ कि जो अभी सर ने पढ़ाया है उससे क्या हम सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो, ये रीट लेवल 2 में 2021 की जो रीट गई है उसमें पूछे गए। तो यहाँ पर सवाल क्या था, देखो यहाँ पर दे रखा P और Q जो है वो पैरेलल है, तो P और Q, P ये न Q ये दोनों पैरेलल बन रहे हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। दूसरा ये है कि लाइन देखो यहाँ क्रॉस भी हो रही है, और जहां जहां लाइन क्रॉस होती है वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है आमने सामने के कोण इक्वल है। तो यहाँ पर है कितना डिग्री 30, तो इसका मतलब जस्ट सामने ये वाला भी कितना आएगा 30 ही आएगा, ठीक है। और आपको निकालना किसका मान है वो भी देख लेना, निकालना है x का मान, मतलब ये वाला। अगर इसका मान निकालना है तो इसका मान और इसके जैसा सेम एंगल कौन है ये है, तो इसका मतलब ये एंगल अगर आ जाए कभी तो आप तो ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर ये एंगल आ जाए तो ये एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा और क्या बन रहा है, जहां जहां समांतर रेखा आए वहां z ढूंढा करो, z मिल जाए कहीं। तो देखो इधर से इधर z भी तो मिल रहा है, ये लाइन गई इधर, इसके बाद यहां से यहां ये z मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहां का एंगल पता चल जाए तो ये x के बराबर ही है, मतलब वो x ही एक तरह से ये x ही। दूसरा, और ये क्रॉस लाइन हो रही है दो, अब क्रॉस लाइन के उधर कितना लिखा हुआ 95, तो वही 95 अंदर आएगा इधर तो 95 रहेगा, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर। अब ये तो है 30 डिग्री, उधर से इधर आया तो कितना 95 डिग्री। निकालना क्या है x का मान, तो यहां से त्रिभुज बन गया आपका पूरा ये वाला, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 हो गया। ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ के उधर भेज दो तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 180, और ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस का 30 और माइनस का 95। तो x बराबर कितना हो गया 130, 180 में से 30 गया 150 आया, और 150 में से 95 और माइनस कर दो। तो 150 में से 95 माइनस कर दोगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो आएगा यहाँ से 55, कितने डिग्री 55 डिग्री। तो x का मान हो गया 55। क्लियर हुआ क्या क्या है, सिर्फ आमने सामने का काम था, आमने सामने इक्वल त्रिभुज बन गया और आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे सवाल देखते हैं। आगे दे रखा है L1, रीड L1 में आया हुआ है लेवल 1 में, और यहां दे रखा है कि OP ये वाली लाइन और RS ये वाली लाइन दोनों क्या है पैरेलल समांतर है। तो OP और RS समांतर है, आपको निकालना है ये मान कि ये यहां पर कितना है। आगे मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या बोला था कि ज्योमेट्री में सबसे अच्छी बात ये होती है जहां कोई लाइन नहीं है आप लाइन खींच सकते हो, जिस लाइन को बढ़ाना चाहो उसे बढ़ा सकते हो। अब ये अगर मैं इस लाइन को बढ़ाता हूं तो ये लाइन इधर जाएगी तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस लाइन को बढ़ाते हैं तो इस लाइन को बढ़ाने से यहाँ पर अपना त्रिभुज मिल जाएगा। और अपन यही तो चाहते हैं बस त्रिभुज या कुछ भी एक आकृति बन जाए, क्योंकि अगर एक आकृति बन जाएगी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 हो गया। उसके बाद पैरेलल लाइन से तो z बन सकते हैं। तो देखो इस पैरेलल लाइन को आपने आगे बढ़ाया, ये पैरेलल लाइन पहले से है तो इसका मतलब हुआ इधर से इधर ये z बन गया, ठीक है। दूसरा उसके बाद संगत कोण बन गया, ये वाला एंगल जैसा है सेम ये एंगल भी बनेगा, ये बन गया तो संगत कोण बन गया, एक z बन गया, अंतर कोणों का योग हो सकता है। ये अगर 140 है तो ये वाला कोण निकाल सकते हो जो कितना आएगा दोस्तों, तो 180 में से 140 इधर हो गया तो ये वाला कितना आया 40 आया। क्लियर, 2 3 के आप जितने तरीके लगाना चाहो उतने लगाओ, बस ये एक बेसिक कवर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 40 आया, इसके जस्ट अपोजिट ये भी कितना आएगा 40 ही आएगा।
आमने सामने इक्वल हो गए। दूसरा, अब यहां से ये सीधी लाइन का मतलब है 180 डिग्री, इधर की तरफ कितना बन रहा है 100 डिग्री, तो फिर अंदर वाला कितना होगा, तो ये होगा 80 डिग्री, क्योंकि पूरी लाइन पर कितना बनता है 180 बनता है, तो 180 में इधर वाला 100 तो उधर वाला कितना आया 80 आया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ये कोण कितना हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही निकालना बस। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो ये 80 है, इधर वाला कितना 40 है, तो x का मान कितना हुआ, तो 80 और 40 कितना हो गया 120, और 180 में से 120 हटा दो, तो 180 में से 120 हटा दो, तो यहाँ का कोण कितना आ गया दोस्तों 60 डिग्री। क्लियर हुआ, तो यहाँ का कोण है 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, और आगे दे रखा है ये रीट लेवल 1 2021 में है, OE और OF क्रमशः एंगल BOD तथा एंगल COB के समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर आधा आधा, ठीक है। तो ये कह रहा OE क्रमशः का मतलब होता है कॉन्सेक्यूटिव, मतलब ये बात हुई है इसके लिए फर्स्ट वाले की, तो इसका मतलब OE O ये वाला पॉइंट है और OE ये वाला इधर हो गया, तो OE जो है BOD इस एंगल का आधा आधा ये यहां से, तो इसका मतलब हुआ भाई ये पूरा एंगल है, इस एंगल का अगर आप कह रहे हो कि ये आधा आधा कर रहा है, तो ये अगर 25 है तो फिर तो ये भी 25 ही हुआ, समझ रहे हो कि ये अगर 25 है ये भी 25 हुआ, इसका मतलब ये पूरा जो मिलके अगर बात करें तो ये 25 और 25 कितना हो गया 50 हो गया। फिर आता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों देखो क्रॉस हो रही है, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन अगर क्रॉस हो रही है और इधर का ये पूरा एंगल आपको पता है कि कितना है 50 है, तो सामने की तरफ जाओ तो इधर का एंगल भी 50 ही आएगा अगर निकालना पड़े तो। अब आते हैं ये सीधी लाइन बनने से, सीधी लाइन के कारण या फिर ये सीधी लाइन के कारण आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो सीधी लाइन के कारण बात करें तो कितना हुआ, तो देखो ये है सीधी लाइन, मैं इसकी बात ही कर लेता हूँ, इस सीधी लाइन पर एंगल बनेगा 180, 25 और 25 कितना हो चुका है 50, तो बाकी का एंगल पूरा यहाँ बैठा हुआ है, तो 180 में से 50 चला गया तो बचा कितना 130, तो इसका मतलब है अब जो बचा है वो 130 है, मतलब ये वाला पूरा 130 है, ये इसको मैं पार्ट करके इधर बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा 130 है। फिर ये वाला जो है OF, ये जो लाइन है OF लाइन क्या कह रही है कि OF जो है वो COB का आधा है, COB ये जो एंगल आपका बना हुआ है इसको ये बिल्कुल आधा कर रही है, तो भाई ये पूरा तो था 130 डिग्री, 130 का अगर ये आधा कर रही है तो फिर तो x का मान आधा आधा हो गया, तो 130 का आधा कर दो, तो 130 का आधा करोगे दोस्तों तो कितना मिलेगा 65 डिग्री, बस इतना सा सवाल आया था, तो कितना हो गया 65 डिग्री। कैसे हुआ है समझ लेना, 25 25 50 उधर हो गया, 180 बनना चाहिए, 180 में से 50 उधर, इधर 130 और 130 का आधा आधा। क्लियर, चलो आगे देखो, आगे दे रखा है AP, ये भी रीट में आ चुका है, ठीक है 2017 के रीट में है। AP कौन सी है, A ये पॉइंट है, B ये पॉइंट है, तो AP जो है वो BAC का समद्विभाजक है, BA और C, BAC का समद्विभाजक है, ठीक है, BAC का समद्विभाजक का मतलब सुना मैं बनाता हूं ऐसे, ये एंगल और ये पूरा एंगल सेम है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में आगे पीछे हुआ होगा आपको लग रहा हो तो, वरना ये पूरा क्योंकि ये समद्विभाजक वाला आधा आधा कर रहा है, तो ये एंगल जितना है उतने एंगल ये दोनों मिलाकर है, ठीक है। आगे AQ BC पर लंब है, तो A और Q, AQ ये है और BC के ऊपर लंब डाल रखा है, और लंब डालने का मतलब आप सबको पता है कि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। अब आते हैं इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, इस त्रिभुज में यहाँ पर 75 लिखा हुआ है, यहाँ 90 है, सिर्फ इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अगर 75 ये 90, तो इसका मतलब हुआ कि बाकी का जो ये कोण है ये कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 90 ये छोड़ दो बचा कितना, और 90 बचा, 90 में से 75 ये और छोड़ दो, अब कितना बचा 15 डिग्री, कितना है दोस्तों ये 15 डिग्री, तो ये तो हो गया 15 डिग्री। अब आपको x निकालना है, वो कैसा निकालेंगे, तो देखो x कैसा निकालना है, इसमें ये जो पूरा बड़ा वाला है, मैं इधर साइड में आपको बता दूं, पूरा बड़े वाले में यहाँ लिखा हुआ है 75, यहाँ लिखा हुआ है 35, तो पूरे बड़े वाले में इधर ये 75 है उधर 35 है, तो ये मान तो आराम से निकल रहा है, तो कितना निकलेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 है, ये 75 हो गया, ये वाला कितना 35 हो गया, दोनों मिला के 110 हो गया। अगर ये 110 है तो 180 में से 110 यहाँ हो गया, तो बाकी का बचा कितना 70, कितना बचा दोस्तों 70। और अगर कोई इसको समद्विभाजक करता है, आधा आधा करता है, तो अगर आधा आधा करता है तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये कितना बनेगा 35 डिग्री, और इधर वाला भी कितना बनेगा 35। तो अभी आपको मैंने ग्रीन करके बताया था कि यहाँ से आधा आधा है, तो आधा आधा का मतलब है 35 डिग्री है, मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मतलब 15 डिग्री प्लस x डिग्री मिलाकर कितना हो रहा है 35 डिग्री। तो फिर x का मान कितना हुआ, तो x मतलब 15 को उधर भेजेंगे, तो 35 में से 15 माइनस करेंगे, और 35 में से 15 माइनस करें तो दोस्तों कितना आया 20 डिग्री, तो x का मान कितना है 20। ठीक है, सिर्फ 2-3 स्टेप के सवाल होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बहुत इजी और इजी सवाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है ये सवाल। अब इसमें x का मान निकालना है, और x निकालना क्या है आप तो खुद समझो। x जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, वो बना हुआ है ये लाइन को आगे बढ़ाने से, और त्रिभुज की एक लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो वहां पर क्या बनता है बहिष्कोण बनता है,
क्या बनता है दोस्तों, बहिष्कोण। तो ये वाला जो बहिष्कोण है ये किसके बराबर होगा, ये बहिष्कोण इसके और इसके दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब इधर का तो पता है 25, अगर ये वाला आ जाए अपने पास तो इन दोनों को जोड़ के अपन x ला सकते हैं। अब ये कैसे आएगा, तो ये कैसे आएगा, आप समझो ये खुद भी तो एक बहिष्कोण ही है, ये खुद भी एक बहिष्कोण है क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा आगे जा रही है और ये बहिष्कोण बना रहा है। अब इसका बहिष्कोण का मान कहां से आएगा, तो इसके अपोजिट यहाँ ये और ये इन दोनों को जोड़ के आप जो लाओगे वो ये मान होगा। अब इधर कितना है 30, ये वाला कितना है 50, 30 और 50 कितना हुआ 80 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहिष्कोण का मान आ गया इन दोनों को जोड़ने के बराबर 80। अब ये अगर 80 है तो फिर इसका बहिष्कोण जो आएगा वो कैसे आएगा, इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिख दो, तो 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री, और 80 और 25 को जोड़े दोस्तों कितना आया 105 डिग्री। आई बात समझ में, 80 और 25 कितना 105 डिग्री। क्लियर, तो ये होते हैं इस तरह से सवाल, बहुत इजी पैटर्न है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो सवाल पूछा गया, अब आपको ये सवाल मैं ऑलरेडी आगे करा चुका था, देखो एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछा था, ये रीड का ही सवाल है, ये मैं ईयर लिखना भूल गया हूं, ये है रीड का सवाल। अब क्या करना है आप समझो, एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पर बनने वाला जो दोनों कोण होते हैं वो कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि ए अनुपात बी दोनों मिलकर 2:1 है। मैंने आपको अनुपात से सवाल सॉल्व करना सिखाया था, जो ज्ञात करना है उसको हमेशा ऊपर लिखो, ठीक है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखो और टोटल को हमेशा साइड में लिखो। तो टोटल कितना है 180, उसको साइड में लिख दो। ये 180 टोटल है तो नीचे क्या आएगा, दोनों अनुपातों का टोटल आएगा। अनुपातों का टोटल कितना 3, 3 से काटोगे इसको कितना आया 60 डिग्री, और 60 डिग्री इंटू 2 कितना हो गया 120 डिग्री। आ रहे सवाल समझ में, यहाँ पर सीधा सा लॉजिक है, जो भी सवाल दे रखे हैं उन सब में रेखा कोण वगैरह जो दे रखा है सिर्फ कुछ लॉजिक ही है, 3 लॉजिक जो ही काम आए। एक तो त्रिभुज का बहिष्कोण काम आ रहा है और एक बार जेड काम आ रहा है और एक क्रॉस काम आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपके रेखा कोण और कोण के प्रकार और कोण के प्रकार से संबंधित सवाल, ठीक है। तो कोण से प्रकार पे संबंधित सवाल का आप पैटर्न, कोई भी पैटर्न देखो आपको हर जगह आंसर मिल जाएगा, और कोई भी सवाल करो किसी भी किताब से करो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने जो पढ़ा है इससे आपका सवाल आराम से हो जाएगा। बस आपको एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं